स्वागत है। एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए जो अनुमान था उससे कुछ उलट आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे शुरुआती दौर में एक फ्लैटिश टोन पे मार्केट खुले, हायर लेवल से थोड़ा सा ईज आउट हुए, लेकिन लोअर लेवल से एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी और मार्केट ने जो रफ्तार पकड़ी 17,300 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। ऑब्वियसली बात है 17,000 के जोन्स में मेजर जो कॉल राइटर्स थे वहाँ पे अनवाइंडिंग हुई, फिर 17,150 पे कॉल राइटर्स थे वो अनवाइंड हुए और उसके बाद लगा कि बाजार शेयर रफ्तार जो है वो और ज़्यादा पकड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसीलिए 17,300 के ऊपर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एक स्ट्रॉन्ग नोट पे मार्केट्स ने क्लोजिंग दी। एक वीक के ऊपरी स्तरों पर बाजार जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में एक बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। बीएससी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस में खरीदारी थी। मेजरली आज एफएमसीजी, पावर, पीएसयू ये तीन ऐसे इंडेक्सेस थे जहां पर सबसे ज़्यादा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी, इंफ्रा, बैंकिंग कुछ और ऐसे इंडेक्स थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छा मूव मेजरली एफएमसीजी, एनर्जी, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा रिलायंस, HUL, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर सपोर्ट आ रहा था। और टॉप गेनर्स की अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें HUL, HDFC लाइफ, UPL, रिलायंस, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में आज तेजी थी गोदरेज एग्रोवेट में, JM फाइनेंशियल में, साथ ही साथ TT के प्रेशर और नंबर्स के बाद कोरोमंडल इंटरनेशनल भी एक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल ब्रॉडर बेस बाइंग, जिसको HUL के नंबर्स की वजह से, FMCG को HUL के नंबर्स की वजह से मूव मिल रहा था, और जो बढ़िया मूव था इंश्योरेंस स्पेस में वो HDFC लाइफ, SBI लाइफ और साथ साथ बजाज फिनसर्व, इन तीन नंबर्स के बाद वहाँ पर भी एक बढ़िया ट्रैक बनता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ और की हाइलाइट्स में आज कैंपस शू IPO बंद हुआ। लास्ट जो मैंने देखा था करीब 45 गुना तक वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। रेनबो हॉस्पिटल के अभी चल रहा है कामकाज, वहाँ पर अभी भी कुछ सब्सक्रिप्शन का नंबर्स देखने बाकी रहेंगे। और उसके अलावा LIC के IPO आने वाले समय में खुलने वाला, उसको लेके काफ़ी ट्रैक्शन मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिलायंस आज एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तरों पर 19,20,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप इस कंपनी की पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स के बाद HUL में एक शानदार तेज़ी रही, वापस 5वें पायदान पर कंपनी लौटते हुए दिखाई पड़ी जिस तरह की तेज़ी थी उसके बाद। और साथ ही साथ आज एक्सिस बैंक का जो नंबर्स था उसको भी मार्केट कुछ हद तक डिस्काउंट देते लगातार, दूसरे वहाँ पर भी एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हाँ, आज मिड कैप में बाइंग थी, स्मॉल कैप लास्ट आवर में थोड़ा बहुत मूव वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। हाँ, रुचि सोया, अदानी विल्मर, आज दोनों में ही एक समय में बढ़िया तेज़ी, लेकिन हायर लेवल से एक बड़ी तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट 5% नीचे अदानी विल्मर एक समय पहुँच गया था, रुचि सोया में भी 4% के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी थी। चलिए अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास अभी तक आया ही नहीं है, हाँ मिल गया। सबसे पहला सवाल है शांतनु जैन साहब का, LIC IPO कमिंग बट गवर्नमेंट इंश्योरेंस PSU कंपनी GIC RE NIACL क्या होगा? जैन साहब, इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप जाइंट कंपनी का साइज़ देखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है LIC है ही, लेकिन अब तक किसी भी बड़ी PSU ने उस तरह के रिटर्न नहीं दिए हैं जैसा आप उम्मीद लगाएंगे। चाहे आप एक IRCTC को छोड़ दीजिए जिसने हाल फिलहाल में बड़ा रिटर्न दिया था, इसी तरह का सेम रिटर्न एक दशक पहले NBCC ने दिया था। उसके अलावा आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं दिखाई पड़ेगी जिसने इस तरह के मासिव रिटर्न दिए हों, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो NTPC हो, पावर ग्रिड हो, REC PFC हो, गेल हो। तो ऐसे बहुत सारे नाम गिनाता चला जाऊंगा पूरी सूची में जहाँ पे कोई ऐसा बड़ा फायरवर्क नहीं था। एक इतने बड़े IPO साइज़ के IPO में 21,000 करोड़ रुपए का जब IPO आएगा तो लिक्विडिटी सिस्टम से बहुत सारी निकल के जाएगी, और वो लिक्विडिटी जब मार्केट के अंदर फ्लोट करेगी, और ये भी केवीएट है कि सिर्फ 3.5% हिस्सा बिक रहा है, अभी भी सरकार के पास 97% हिस्सा रहेगा, तो वो धीरे धीरे ऑफलोड होगा, भले OFS के थ्रू, भले बैबैक के थ्रू, भले ETFs के थ्रू, लेकिन जैसे जैसे वो फ्लोट होगा वैसे वैसे इक्विटी बाजार में और आएगी। तो वो इक्विटी का साइज़ कितना होगा कि जब 3.5% इक्विटी आपको मिल रही है 21,000 करोड़ रुपए में, तो 1% इक्विटी भी 6,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठी जाएगी, 7,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठी जाएगी। तो इस तरह की इक्विटी फ्लो अगर बार बार आता रहेगा सिस्टम में 3,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, तो उसका हैंगओवर हमेशा रहेगा, जो कंसर्न मान रहे हैं जानकार। अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल पे ऑब्वियसली बात है, कोई दो राय नहीं है। 88% के आसपास का सिंगल प्रीमियम मार्केट शेयर है इनका, लेकिन इस तरह के मार्केट शेयर में, इस तरह के ग्रोथ के नंबर के साथ, इस तरह के बेस पे IPO को लाना, उसको फ्लोट कराना और बढ़िया रिटर्न देकर जाना, ये अभी बहुत स्केप्टिकल है कहना। हालांकि IPO नोट्स जो हैं इनलिस्ट फ्रेटर्निटी के वो अभी आए नहीं, वीकेंड पे आ जाएंगे, उसके बाद कुछ हद तक क्लैरिटी आपको ज़्यादा आती हुई दिखाई पड़ेगी। ओके, अदानी विल्मर 100 शेयर 855 लिए हैं। प्रभात साहब, इस पूरी तेज़ी में 250 रुपये का शेयर 855 रुपये पर जाके आपने खरीदा,
और उसके बाद अब आप पूछें क्या करें, तो मैं आपको क्या जवाब दूँ। दुगना 500, तिगुना 750 और करीब करीब 3.25 गुना ये होने के बाद आप इसमें एंटर कर रहे हैं। किस आधार पर? क्या लगा आपको कि शायद यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, यहाँ से 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा? हो भी सकता है हो जाए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई वैल्यूएशन भी चीज़ होती है और नंबर्स बहुत तेज़ भागे हैं। ये शेयर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ भागा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ वाली चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नीचे भी आ सकती है। तो वो हमेशा रखेगा, मार्केट में दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है, तेज़ी नहीं मिलती, मंदी भी आती है। तो अभी तो आप यही करेंगे, आप बने ही रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, मेरे कहने में बेचेंगे तो है नहीं। तो बेटर यही है कि आप तेज़ी देखें, आपको अपना पोजीशन थोड़ा ईज आउट करना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर नंबर्स पढ़ने के बाद एंटर करना चाहिए। आज का एक झटका, ऐसे 4-5 झटके और लग गए, मान लीजिए लगातार 2-4 सर्किट लग गए लोअर, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर पॉसिबिलिटी नहीं होगी इसमें एंटर करने की अभी की बजाय, अगर आप पाम ऑयल स्टोरी खेलना चाह रहे हैं तो। लेकिन इस कंपनी या हर वो कंपनी जो बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है ज़रूरत से ज़्यादा, उनसे आप दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, HDFC वर्सेस बजाज फाइनेंस नेक्स्ट 5 ईयर। राकेश वर्मा साहब, एक शीट मैंने भी कल फिर मैं रेफ़र कर रहा था वो कंपनियों की जिन्होंने पिछले 10 साल में एवरेज कितना रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस उसमें सबसे ऊपर दिखेगा आपको 60% के आसपास, क्योंकि ऑब्वियसली बात उसमें एक एडजस्टमेंट था जिसकी वजह से वो इतना बड़ा भागा था, उसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी बनी थी। उस तरह के रिटर्न को ये शायद आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा या नहीं, कहना मुश्किल है। HDFC के केस में भी 20-22% रिटर्न साल का आ जाता है, विच इज़ फेयरली रीजनेबल रिटर्न। आप यही उम्मीद लगी, क्योंकि दोनों ही कंपनी अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज है। वो 82% मार्केट शेयर ओन करते हैं, वो भी करीब करीब 80% का मार्केट शेयर ओन करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स के अंदर। तो इस तरह की साइज स्ट्रेचर की कंपनी अगर आपको मिल जाती है, 20% साल का दे देती है रिटर्न, या एक साल में 100%, अगले 3 साल में 0% रिटर्न भी देती है, तो भी वही आ जाएगा भाव। एनीवेज, तो अगर वो तरह का रिटर्न मिल रहा है तो आप ज़रूर इसके अंदर बने रह सकते हैं। ये कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं ये अमंग द बेस्ट है, तो आप दोनों ही चुन सकते हैं। SIP वे में दोनों में एंटर कर सकते हैं और समय समय पर भी सिचुएशंस को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन होराइजन आप ठीक ठाक जैसा खुद कह रहे हैं आप उसी हिसाब से रखिएगा। वोडाफोन पर करंट लेवल से व्यू। सचिन साहब, 2-3 चीज़ें हैं। इंटरेस्ट रेट आप जानते हैं कि अभी बिल्कुल मिनिमम रेट पर है, तो हर कंपनी की जिनके ऊपर डेट है उनको ब्याज अभी मिनिमम रेट के हिसाब से भरना है। धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगले 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में अगर 25-25 बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ता तो करीब करीब 100% या 3/4% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना उन कंपनियों के लिए ख़राब होता है जिन पे हायर डेट होता है। वोडाफोन उनमें से एक है, पहली चीज़। और धीरे धीरे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, साथ साथ एम्प्लॉई कॉस्ट बढ़ रही है, और अगर इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी तो इनके लिए ट्रिपल वैमी होगी। इस कंपनी ने अब तक प्रॉफिट्स नहीं दिखाए हैं पिछले काफ़ी समय से, तो कैश बर्न हो रहा है लगातार, आप प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हैं और डेट भी हाई है, तो इंटरेस्ट को सर्विस कैसे करेंगे, तो ये कंसर्न रहेगा। अब ये कंसर्न कितने हद तक रहता है ये कहना मुश्किल है। आगे चलिए प्रमोटर और पैसा डालते हैं नहीं डालते हैं, जो इंटेंशन अब तक दिखी नहीं है, तो ये कुछ कंसर्न्स रहेंगे। इस तरह की दिक्कतों के बीच में आप शेयर को ढूंढ रहे हैं, इससे अच्छा उनमें चले जाइए जो क्लीन और थोड़ा संभले हुए हैं, जैसे भारतीय एयरटेल हुआ। इस तरह के प्लेयर्स में आप आइए जो इस सेक्टर का क्लीन कंपनी है, इस सेक्टर में थोड़ी वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, उनके साथ रहना एटलीस्ट सेफ ऑप्शन है टेलीकॉम में रहने के लिए। तो आप इन दोनों में एक कॉल ले सकते हैं, फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। ओके, IRCTC, अभिषेक साहब, पहली चीज़ तो आपने बहुत ऊपर के लेवल पे लिया है, 875-9 के लेवल्स, यानी कि आपने वो एडजस्टमेंट से पहले जो एक बड़ी तेज़ी आई थी वहाँ पे शायद खरीदारी की, या फिर एडजस्टमेंट के जस्ट बाद आप एंटर करके गए होंगे। किसी भी शेयर में उतनी बड़ी तेज़ी में कभी एंटर नहीं किया जाता, चाहे कोई भी हो। बाज़ार में हर रोज़ सौदे के दिन आते हैं, हर रोज़ जब जब बाज़ार खुल रहा है तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही का दिन है, कल कुछ नहीं आएगा दुनिया में, और यही शेयर नहीं तो और दूसरा कोई शेयर आएगा। जब आपने IRCTC देखा था तब IEX था, जब आपने IEX देखा था तब अदानी विल्मर है, तो TTML है, ऐसे बहुत सारे नाम आप घूमते चले जाएंगे, आपको दिखते चले जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई मौका छोड़ दिया है अगर आप उसमें से निकल गए या लॉस बुक कर गए या कुछ हुआ है तो। हैविंग सेड दैट, IRCTC केस में कंसोलिडेशन है, नंबर्स देख लीजिए इस क्वार्टर के, कि नंबर्स अगर बेटर आया तो आपको शायद एक एग्जिट का मौका ज़रूर देगा। लेकिन PSU बास्केट में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी तेज़ी मतलब ऊपर हिस्सा बिकना तय है। वो हर सरकार में विनिवेश के लिए बहुत बढ़िया तरीका होता है कि कोई भी तेज़ी मिले ऊपर हिस्सा भेज दो थोड़ा सा, बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा करना होता है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल ले सकते हैं।
सुबिन साहब मुझसे शायद पिछले 3 महीने से पूछे होंगे 30% के CAGR कोई स्टॉक हो। मैं 3 महीने से ये आंसर कर रहा हूँ कि इस तरह कोई स्टॉक मेरी समझ में नहीं है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, जोमेटो फॉर द फर्स्ट टाइम क्लोज बिलो इट्स इशू प्राइस 76 रुपये। मलिक साहब ये 76 के अगर 66 के नीचे, 56 के नीचे, 46 के नीचे, 36 के नीचे बंद हो जाए, हैरत नहीं होगी, क्योंकि जब तक किसी कंपनी में प्रॉफिट नहीं आता उस कंपनी के साथ कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। वोडाफोन भी उन्हीं में से एक है जिनमें प्रॉफिट नहीं आया अब तक। तो कैश बर्निंग कंपनीज रिस्की होती हैं, क्योंकि उनमें आप पैसा कमा तो रहे हो लेकिन जा कहाँ रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉफिट में तो आ नहीं रहा। तो EPS उसको मिल नहीं रही, तो PE हम क्या देंगे, तो वैल्यूएशन ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। ऐसी बहुत ही कंपनी ने कोई कंपनी देखी होगी जिसमें प्रॉफिट नहीं आया और वो कंपनी ग्रो कर गई हो। फॉर अ क्वार्टर और 2 तो हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 8 महीने 1 साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन एंड में अगर उस प्राइस को सस्टेन करना है तो उन्हें प्रॉफिट लाकर देना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट अगर नहीं आता 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर और, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं किस तरह की मैस होगी कंपनी में। और क्योंकि जिस कारोबार में है वो कारोबार पहली बार लिस्ट हुआ है, तो अभी तक किसी को पता भी नहीं है एक्चुअल में कि सिचुएशंस बनेंगी क्या गोइंग फॉरवर्ड। तो बेटर अगर कैश जनरेट करें, प्रॉफिट जनरेट करें, डिविडेंड बांटे, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी और बढ़िया हो जाएगी। लेकिन जब तक वो सिचुएशन सिनेरियो नहीं बन रहा, कुछ भी कहना इसके बारे में मुश्किल है। ओके, ब्लैक रोज और जुबिलेंट इनग्रेविया, सर इन दोनों में तो जुबिलेंट इनग्रेविया ज़्यादा बेटर है। आज ही इन्होंने खबर भी डाली थी 25,000 टन के आसपास की कैपेसिटी अपनी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो नई कैपेसिटीज़ का एडिशन, पीछे जुबिलेंट ग्रुप और हायर लेवल से ईज आउट, तीनों चीज़ें फेवर में ही दिख रही हैं सो फार। तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है ब्लैक रोज के कंपैरिजन में। ओके, रेनबो IPO केस में जयंत साहब सब्सक्राइब की राय है, अदानी विल्मर ऑलरेडी सुपर एक्सपेंसिव है, तो ज़रा ध्यान संभल के इसमें हाथ जलाइएगा या फंसाइएगा। आपके पास है तो प्रॉफिट ले लीजिए, फ्री के शेयर हैं तो उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। नीचे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक शेयर ही तो मिस होगा ना, हो जाने दीजिए, कुछ तो फिर भी रहेगा आपके पास। और लास्टली सुप्रिया लाइफ साइंसेज, जब तक नंबर अभी 2-4 क्वार्टर के नहीं आते, कुछ भी कहना मुश्किल है इस कंपनी के बारे में। तब तक के लिए आप एटलीस्ट बने रहेंगे, जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होगी वैसे वैसे आप आगे से कॉल लेंगे। ओके, रिलायंस 2080, अमित साहब अगर आप मतलब आपकी सोच गलत नहीं है, 2080 पे आपने ले रखा है, आप सोच रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएं, तो एक काम ये कर लीजिए कि अगर आपने 2080 में मान लीजिए 100 शेयर लिए हैं, मान लेते हैं, तो आप आधे बेच दीजिए, या 3,000 3200 की रेंज में कहीं है तो आधे बेच दीजिए, आपका हाफ कॉस्ट निकल गया। उस कॉस्ट से आप TCS ले लीजिए और देश की 2 बड़ी कंपनियाँ उसको गिफ्ट में देके चले जाइए, तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और बढ़िया 2 एसेट भी क्रिएट हो जाएंगे। तो आप उस हिसाब से यहाँ कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आप जितना वेल्थ अपना बढ़ा सकते हैं या फैला सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक रीजनेबल साइज आप फैला सकते हैं, तो आपको कुछ प्रॉफिट ही बुक हो जाएगा, फ्री के पैसे से आप TCS भी ले लेंगे और वो TCS आप आगे अपनी जनरेशन को दे भी सकते हैं। तो आप ऐसे करके इसमें कॉल ले सकते हैं, एक बाकी चॉइस आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब कल, आखिरी दिन हफ्ते के कारोबारी सत्र में, और आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ध्यान संभल के ट्रेड करिए, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। नमस्कार।